हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे और ये जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा और यहाँ प्रत्येक दिन जो है आपको क्लास जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है 7 बजे मॉर्निंग में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो इससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से जो है प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, जिस प्रकार से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जस्ट उसी लेवल से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें से ऑप्शन में से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है कि जिससे पुरुष का बोध हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा राम। और यह हम और जो है कोई, इससे कोई भी पता नहीं चल रहा है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किसको हम राम को रख सकते हैं, क्योंकि राम क्या है, एक पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। तो यहाँ पर बुढ़ापा पुल्लिंग है, बाकी दया, घटना और जुड़ता जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग शब्द। और बुढ़ापा जो ये आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमेश्वर में जो है ये किस प्रकार का समास है। तो परमेश्वर में अवयवी भावार्थ समास हो जाएगा। क्यों, कैसे, तो यहाँ पर समझिए कि परम जोड़ ईश्वर क्या हो जाएगा, परमेश्वर, यानी कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, यानी अवयवी भावार्थ समास हो जाएगा, दोनों को अब अलग जो है कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति व्यवहार यानी प्रयुक्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास के जो है ग्लास की भांति यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अगर हम व्यवहार करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अभिसारी लेंस हो जाएगा, अभिसारी। और अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो ये उत्तल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस का। और यहाँ पर दो को में देखिए दर्पण लिखा हुआ है तो ये दोनों कट जाएगा पहले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। और जो है अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है, इसको अवतल लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवतल लेंस को डैश, ये डैश दिया रहेगा कि ये जो है किस लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। तो ये अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी। और अभिसारी की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है उत्तल को। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा जो 78% यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो ये पाया जाता है आपका 26% पाया जाता है। कितना, 26% पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य में जो है वो जो उष्मा होता है वो किसके कारण, नाभिकीय संलयन किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका हीलियम के कारण। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से है 6 नंबर। निम्न में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं, किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना कि किसे कहा जाता है। तो ये जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 के यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजिक धातु है जिसका कि जैसे कि हो जाएगा आपका टाइटेनियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा। तो इतने जो है यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजिक धातु। स्ट्रेटेजिक जो धातु होता है ये काफ़ी हल्का होता है और ये जो है इसको हवा में खुला छोड़ देने के बाद ये जो है ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो है वायु से अभिक्रिया नहीं करता है और ये काफ़ी हल्का धातु होता है और ये संचारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। अभी आपको क्या बताया कि सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है तो वो होता है आपका हीलियम के कारण। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य में अधिकतम किस धातु की मात्राएं पाई जाती है तो वहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितना 78% पाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन होता है किसके कारण, तो हीलियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक इस तरह से पूछा जाता है कि सूर्य में होता है यानी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या क्या होता है, या दोनों होता है। तो वहाँ पर आपको टिक करना नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण सूर्य में उष्मा और जो प्रकाश की मात्राएं उत्पन्न होती है किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। और यहाँ पर पूछा जाए सूर्य में नाभिकीय ईंधन किसके कारण होता है, तो हीलियम के कारण। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर कुछ इस प्रकार से है, सॉरी यहाँ पर देखिए 8 नंबर कुछ इस प्रकार से निम्न
प्रक्रम द्वारा यानी कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कैम्फर जो ये क्या है, एक प्रकार का ठोस है। क्या है ये कैम्फर? एक प्रकार का ठोस है। और ठोस को हम कैसे शुद्ध करेंगे? तो अगर ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव अवस्था में नहीं जाएगा। यानी ये ऊर्ध्वपातन को गुण को प्रदर्शित करता है कैम्फर। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए हम पर सही हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्योंकि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कैम्फर भी क्या है, ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि कैम्फर को हम क्या करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा हम इसको क्या करेंगे, जो वाष्प में परिवर्तित करेंगे। और वाष्प को जब हम संघनित करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। और जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को जो है कौन कौन से तत्व जो प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कपूर हो जाएगा, उसके बाद बेंजोनोइक अम्ल हो जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इतने ही आपको पूछा जाएगा। अगर वहां पर ज्यादातर रहता है क्या है कि कपूर दे के और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कपूर के अलावा आपका हो जाएगा बेंजोनोइक अम्ल हो जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। तो इतने भी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न प्रक्रम द्वारा कैम्फर यानी आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। किसको? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कैम्फर को किया जा सकता है। क्योंकि कैम्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, और उसको जब हम जलाएंगे तो सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद कंडेंसेशन करेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा उसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सोडा गैस को जो है बनाने के लिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसको जो कोशिका का जो पावर हाउस भी कहा जाता है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्योंकि इसको इसलिए पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो वो एटीपी के द्वारा कोशिका के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। और यहाँ से जो है वो यहाँ से पहुंचाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जब कोशिका के सभी कोशिकाओं में जब पहुंचता है तो वो किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा पहुंचता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मायोपिया नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर अवतल लेंस को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। यानी ओ जो है यहाँ पर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। ओ जो है ये कहाँ पर आता है, ये पहले आता है, उसके बाद ही तो ऊ आता है। तो अवतल जब पहले यानी ओ आ जाता है तो यानी कि अवतल, और अवतल किसके लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए, क्योंकि ये नजदीक में, और उत्तल जो है दूर दृष्टि दोष के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मायोपिया का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष, और उसमें किसका उपयोग करेंगे हम, अवतल लेंस का करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, यानी किसके द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है मो अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्मझ के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा, मो अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और ये जो है कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था, 1915 में किया गया था। जब ये जापान गए थे तो वहाँ जो है इन्होंने 1928 में इनके द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। अगर हिंदी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो हम ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये तो ये मो अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। जब ये 1915 में जापान गए थे, वहाँ पर जाकर के 1928 में इन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार प्राप्त जो है बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो ये किसके शासन में दिया गया है, तो ये चोल शासन के शासन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चोल शासक ने जो है ग्रामीण प्रशासन के लिए इन्होंने जो है काफी प्रसिद्ध थे। कौन थे, चोल शासक जो है ये काफी प्रसिद्ध थे, और इनके द्वारा जो है शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में जो है, इन्हीं के शासनकाल में जो है ग्रामीण समुदाय को काफी सारे जो है समुदाय को बहुत सारे जो है अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो स्नेहक जो है
ग्रीस बनाने में किया जाता है। यानी स्नेहक का जो भारी कोई मशीन होता है जहाँ पर चलता है, जहाँ पर क्या होता है लोहा से लोहा घिसता है, वहाँ पर क्या ग्रीस को लगा दिया जाता है। वो ग्रीस से क्या यानी स्नेहक से क्या बनाया जाता है, स्नेहक बोले तो यानी ग्रीस, और इसको जो है ग्रेफाइट के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में प्रयुक्त की जाती है तो ये ग्रेफाइट का, कि ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है, ग्रीस बनाया जाता है, जिसको हम स्नेहक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है यानी वो क्या करेगा, वायु से या किसी अन्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी अन्य गैस से वो क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और सबसे औगात वर्धनता की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम प्लेटिनम होगा, उसके बाद आपका सोना हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा और बात करें कि कौन कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती, तो सिर्फ 3 ही धातु ऐसे हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपका हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये मरकरी पारा हो जाएगा। ये 3 ही ऐसे धातु हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम और Hg यानी कि मरकरी जो है, 3 धातु ऐसे हैं जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ सोना ही दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन ऐसी महिला है जो कि 7 समुद्र को तैर कर पार की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है बुला चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बुला चौधरी जो ये इनके द्वारा जो है 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली ये भारतीय महिला है, बुला चौधरी सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर रेलवे स्टाफ एक्सचेंज ये कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज ये जो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, एक एक्सचेंज भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पर? बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो 1930 में जो है ये देहरादून में स्थित था। कहाँ था? ये देहरादून में जो है 1930 में ये स्थित था। उसके बाद ये बड़ोदरा कब स्थानांतरित किया गया? 1952 में ये जो है बड़ोदरा स्थानांतरित करके जो है वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये अभी पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पर स्थित है, कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सर्वप्रथम ये जो कहाँ पर स्थित था, तो ये जो देहरादून में स्थित था 1930 में। और उसके बाद बैंक यहाँ पर जो बड़ोदरा यहाँ पर कब किया गया, तो ये 1952 में किया गया। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। वाटरलू कहाँ स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाटरलू जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो वाटरलू की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम में स्थित। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है, ये बेल्जियम में स्थित है। और अगर हम बात करें कि वाटरलू जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो बेल्जियम में स्थित है। और ये जो है बेल्जियम में स्थित एक क्या है, कस्बा है। क्या है? कस्बा है, जहाँ पर कि ये स्थित है। कस्बा कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलती हो। कहाँ पर? जहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। और कस्बा में जो है वाटरलू स्थित है, जहाँ पर कि यहाँ पर युद्ध हुआ था जिसके कारण ये फेमस है। वही आपसे पूछा है वाटरलू कहाँ पर स्थित है, तो ये बेल्जियम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की अगर कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एनीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण क्या होता है, एनीमिया होती है। और ये जो है इस बीमारी से कौन सी तत्व की कमी हो जाती है, ये अगर पूछा जाए आपसे, यह रोग जो है लोहे की कमी से हो जाती है। सबसे पहली बात कि खून की कमी होगा तो एनीमिया होगा, और एनीमिया होगा तो लोहे की कमी हो जाएगा, यानी आयरन की शरीर में क्या होगा, कमी हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाएगा आयरन सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो ये पालक में मिलता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है विटामिन सी के कारण से होता है ऐसा। ऑप्शन नंबर डी सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन सी, ये सर्वप्रथम जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। अगर इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल नाम की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी के कारण से क्या होता है कि मसूड़ों में जो है रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आंखों से नहीं देखी जा सकती? यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सी किरण यहाँ पर होगा कि कौन सी किरण को आंखों से नहीं देखी जा सकती है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि पराबैंगनी किरण, गामा किरण और अवरक्त किरण जो है ये किसी को भी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऐसा किरण है जिनको आंखों से नहीं देखी जा सकती है। तो उपर्युक्त में से सही ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ना ही तो पराबैंगनी किरण को, ना ही तो गामा और ना ही तो अवरक्त किरण को नंगी आंखों से देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के संविधान को बनाने वाली जो है संविधान के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के ये जो है प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है कब बने प्रथम अध्यक्ष, तो ये जो 11 दिसंबर 1946 को ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि बाबर के द्वारा ये लिखा गया था। अगर हम बात करें कि बाबर और जहांगीर जो है ये दोनों ने क्या किया था, अपनी आत्मकथा को लिखा था। ये भी पूछा जाता है कि किन्होंने जो है आपको कोई नाम दे दिया जाता है और इनमें से पूछा जाता है कि किनके द्वारा जो अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था। तो ये जो बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर एस के यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए जो है ये प्रसिद्ध स्थल ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कि होजरी ये एक प्रकार का कपड़ा बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस। होजरी का मतलब है कि एक प्रकार का ये है जो है कपड़ा बनता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में होजरी के लिए उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर सही हो जाएगा, कोयम्बटूर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है। तो ये कठोर जल कहलाता है। कौन सा जल? कठोर जल कहलाता है, जिसके कारण ये आसानी से ये झाग नहीं दे पाते। और जो कठोरता जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में क्या होता है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है वहाँ झाग नहीं बनता। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 के कारण ये जो अस्थायी कठोरता के कारण नहीं बनता है। और एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण नहीं जो है वहाँ पर झाग बनता है। Na2CO3 हो जाएगा यहाँ पर। Na2CO3 ये जो अस्थायी कठोरता के कारण नहीं बनता है। और यहाँ पर ये अस्थायी कठोरता के कारण नहीं बनता HCO3। तो इतने फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य जो है ये यक्षगान है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ का हो जाएगा कोली। क्या हो जाएगा? कोली कोट जो है यहाँ पर कोली फोर्ट जो है ये कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद कर्नाटक का यहाँ पर यक्षगान हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा गुजरात का क्या है, तो गुजरात का हो जाएगा दांडिया। क्या हो जाएगा? दांडिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है, ये गुजरात का है। उसके बाद अगर असम की हम बात करें तो असम का हो जाएगा बिहू। क्या हो जाएगा? बिहू जो ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये असम का है। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है कि यक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मनाया जाता है, ये नृत्य रूप किया जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि तेलंगाना में जो है कौन सा लोकप्रियता से मनाया जाता है। तो ये जो है यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, पेरीना तांडव। क्या मनाया जाता है? पेरीना तांडव। और ये भारतनाट्यम है ये कहाँ का? ये तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है पेरीना तांडव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और आपको यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। इसको जो है बताना, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में जो है इसको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा किया गया था, यानी अकबर के द्वारा किया गया था दीन इलाही धर्म की स्थापना, ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना ये कब किया गया था, यानी कब चलाया गया था अकबर के द्वारा, तो ये जो है 1582 में कराया गया। चूंकि इसके बारे में डेट भी पूछा जाता है कि जो है दीन इलाही धर्म की जो स्थापना कब किया गया था, यानी कब चलाया गया था, तो ये 1582 में चलाया गया था दीन इलाही धर्म की स्थापना। ये जो 1582 में स्थापना या 1582 में इसको चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। मोस्ट VVI क्वेश्चन जो पूछा जाता है
किर्गिस्तान मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो अफगानिस्तान में स्थित है, कहाँ पर? अफगानिस्तान में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थार और जो है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध जो है ये लगभग कितना होता है। तो ये जो है लगभग 100 ओम होता है। कितना होता है? 100 ओम होता है मानव शरीर का, सॉरी यहाँ पर 1000 हो जाएगा। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है ये होता है कितना? 1000 ओम होता है, यानी कि 10⁻³ ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल का क्वथनांक देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है शायद 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है और जिस बर्तन में भरा जाता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका टिका हुआ है कि सदैव जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, क्वथनांक यानी उबलने लगता है। और नेक्स्ट में दिया हुआ वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 पर इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि जब हम पहाड़ पर या कहीं ऊंचे पर्वत पर खाना बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, खाना बनने में लेट लगता है। और इसलिए लेट लगता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ पर लेट लगता है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर सदैव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है। तो इसका मतलब है कि 100 डिग्री पर तभी खोलेगा जब वहाँ पर क्या होगा, नियत टेम्परेचर रहेगा, यानी कमरे के ताप पर वो क्या करेगा 100 डिग्री पर वो खोलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड करता है, इसलिए करता है क्योंकि ये सभी जगह पर अलग अलग जो है अलग अलग जगहों पर ये क्या होता है, अलग अलग सेंटीग्रेड पर खोलना प्रारंभ करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 पर इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ये क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलेगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्लेमिंग का जो तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे। एक दिए थे राइट हैंड रूल जो कि जनरेटर के लिए था, और लेफ्ट हैंड जो रूल था वो किसके लिए, मोटर के लिए था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो ये किसकी दिशा का पता लगाने के लिए दिया था। तो ये वास्तविक धारा का ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही होगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो ये किसके लिए था, तो ये जनरेटर के लिए, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था, तो मोटर के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो ये किसके लिए, बाएं हाथ का नियम जो किसके लिए दिया गया था, तो वास्तविक धारा के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को किस से रोका जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि मृदा का अपरदन यानी मिट्टी का जो खिसकाव है, यानी जो मिट्टी जो खिसता है, यानी कि मिट्टी क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम किसके द्वारा रोक सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पक्षियों को बढ़ाकर, तो मृदा अपरदन को यहाँ पर अगर हमको रोकना है तो यहाँ पर पक्षियों को बढ़ाने का कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ वन रोपण, और उसके बाद नेक्स्ट में देखिए सी में दिया हुआ है वनस्पति हटाकर, वनस्पति को अगर हटा देंगे तो मृदा अपरदन निश्चित रूप से होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अतिचारण द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि मृदा अपरदन को हमको रोकना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वृक्ष को लगाएंगे, जिसके जड़ के द्वारा क्या होगा, मृदा अपरदन रुकेगा, यानी घास को लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्याएं बहुत कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो वनस्पति जो यहाँ पर वन रोपण करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि यशद लेपन जब हम करते हैं, यानी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी जस्तीकरण करते हैं, तो उसमें हम किस धातु का जो है परत चढ़ाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम किसका परत चढ़ाते हैं ये बताइए। तो यहाँ पर हम किसका परत चढ़ाते हैं, तो ये तांबा जस्ता का चढ़ाते हैं। किसका चढ़ाते हैं, जस्ता का चढ़ाते हैं, जिसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं। यानी लोहे पर यशद लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। उस पर हम क्या चढ़ाते हैं, जस्ते को चढ़ाते हैं, जिसके कारण वो संक्षारण प्रक्रिया से बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। यशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये चढ़ाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्ता का चढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि विलियन किसे कहा जाता है। अगर विलियन की बात कही जाए तो यहाँ पर समांगी मिश्रण जो होगा, उसको मान लेते हैं कि चीनी और पानी का घोल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि चीनी और अगर हम पानी के घोल को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी के घोल को अगर हम मिला दे तो इसको मिश्रण, चूंकि यहाँ पर क्या समांगी मिश्रण को हम विलियन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और चीनी को हम क्या करेंगे, जो पदार्थ किसी में घुल रहा है, यानी चीनी क्या है कि ये किसी में घुल रहा है तो ये विलय हो जाएगा। और जिसमें हम घुला रहे हैं पानी में, तो उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो घुलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और जिसमें घुलेगा उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे जो है
भी कहा जाता है। तो बिलियन किसे कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा, समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम? बिलियन कहेंगे। तो चलिए यहीं तक आज थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर। और ये प्रैक्टिस सेट आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, यानी एग्जाम जब तक आपका हो नहीं जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे आप, तो आपको अब तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे।